हेलो बच्चों, स्वागत है आपका श्री शक्ति कला सेज में। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के बारे में। कहने का मतलब हम पढ़ेंगे यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के बारे में। बाकी जो ऊर्जा है उनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन है वो नहीं करेंगे। हमारा जो 10th के अंदर है, 10th क्लास के अंदर है, वो दो ही यहाँ पर जो ऊर्जा है उसका हम अध्ययन करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा में अलग अलग जो हमारे पार्ट हो जाएंगे। मैंने बताया था कल आपको कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग होती है। तो कहने का मतलब हमारे को ज्ञात करना है गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के बारे में। ठीक है, तो आज हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा आपको पता है कि यांत्रिक ऊर्जा वो दो प्रकार की होती है। कौन किस किस प्रकार की या किससे मिलकर बनी होती है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ये दो प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। ठीक है, ये जब दो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा इनका योग करते हैं तब वहां पर जो हमारे को ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा है वो कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले गतिज ऊर्जा के बारे में कि गतिज ऊर्जा है वो क्या होती है। या फिर चलो बात कर लेते हैं दोनों के साथ में कि यांत्रिक ऊर्जा क्या है। ठीक है, असल में कोई एक उदाहरण देते हैं। जैसे आपके बुक का ही एक उदाहरण है। जैसे आप कोई भी एक तीर लेते हो। ठीक है, तीर कमान होता है। अब जैसे क्या है यहाँ पर, जैसे मान लो तीर लिया, ठीक है, उसको कमान पे लगाया, ठीक है, प्रत्यंचा होती है, उसको प्रत्यंचा बोलते हैं, जो होती है उस पर चढ़ाया। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं कि हम क्या करते हैं, तीर को ऐसे पीछे खींचते हैं ना इस प्रकार से। तो देखो यहाँ पर ध्यान रखना, ये यहाँ पर प्रत्यंचा है। ठीक है, क्या है? प्रत्यंचा है, जो रस्सी बंदी होती है ना वो। ठीक है, अब हमने इसको तीर पे लगाया और उसको ऐसे खींचा। तो यहाँ पर खींचने पर हुआ क्या? आप सोचो कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि खींच रहे हैं इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। अब ये कार्य किसके रूप में संचित हो रहा है? क्या ये कार्य जो हमारा किया गया कार्य है वो किसके रूप में संचित हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं? कार्य करके यहाँ पर इसको लेकर यहाँ पर रोक दिया। भाई रोकेंगे ना, ऐसे थोड़ी यहाँ पर रोकेंगे नहीं। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या किया हमने? तीर को पीछे खींचा, ठीक है, और पीछे खींचा और यहाँ पर लेकर रोक दिया। तो इसका मतलब हुआ क्या? हमारी जो भी ऊर्जा में कमी हुई वो यहाँ से यहाँ तक उस तीर को लाने में खर्च होगी। और वो ऊर्जा है वो तीर में किस प्रकार से, किस रूप में संचित हुई? क्योंकि हमने तीर को यहाँ पर लेकर रोक दिया। इसका मतलब वो जो ऊर्जा है वो किसके रूप में संचित हुई? वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित। समझ रहे हो ना? तीर था, ठीक है, उस पर तीर को हमने इस प्रकार से कार्य किया और उसको पीछे खींचा। इसका मतलब हमने कार्य किया वहां पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, फिर हमने क्या किया? जैसे ही उस तीर को छोड़ते यहाँ पर जो उसकी सारी की सारी जितनी भी स्थितिज ऊर्जा थी वो सारी किसमें बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, और जो तीर है वो काफी दूर तक चला जाएगा। तो इसका मतलब जैसे तीर है, जो तीर कमान है उसके अंदर तीर को खींचना मतलब है और फिर छोड़ना। तो यहाँ पर जो दोनों ऊर्जाएं, एक बार आ रही है आपकी स्थितिज ऊर्जा और एक बार आ रही है आपकी गतिज ऊर्जा। इन्हीं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, और भी उदाहरण देख सकते हैं। जैसे कील के ऊपर हथौड़े को मारना। जैसे आपने क्या किया? हथौड़े को ऊपर लेकर गए आप, ठीक है, हथौड़े को ऊपर लेकर गए, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? हथौड़े के अंदर स्थितिज ऊर्जा ला रहे हो। भाई हथौड़े के अंदर आप क्या कर रहे हो? स्थितिज ऊर्जा ला रहे हो। अब देखो असल में रियल में अगर एक एक पॉइंट की बात करें तो होता क्या है? ये हथौड़ा पड़ा है, ठीक है, मान लो किसी धरातल पे, इसके पास में ऊर्जा है तभी ये यहाँ पर है। ठीक है, इसके पास में ऊर्जा है तभी हमारे को इसको उठाने पर है वो बल लगाना पड़ रहा है। समझ रहे हो ना? ये ध्यान रखना कि जिसके पास में ऊर्जा है वो बल लगा सकता है। तो हथौड़े के पास में ऊर्जा थी इसीलिए हमें बल लगाना पड़ा, उसके विपरीत। ठीक है, हथौड़ा तो चाहता है कि मैं यहीं पड़ा रहूं, लेकिन हम उसको उठाएंगे कैसे? ज्यादा बल लगा के, क्योंकि हथौड़े के पास में भी ऊर्जा है, उसके पास में बल है, लेकिन अगर हमारा बल है वो हथौड़े के बल से ज्यादा हो गया, इसका मतलब हम हथौड़े के वो उठा लेंगे। ठीक है, फिर हमने जैसे इसको उठाया, ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? इसको हथौड़े को यहाँ से यहाँ तक कैसे लेकर जा रहे हैं? तो हथौड़े को जैसे उठाया तो हम यहाँ से यहाँ तक इसको लेकर जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं गतिज ऊर्जा के रूप में कार्य। कैसे कार्य कर रहे हैं? गतिज ऊर्जा के रूप में कार्य। फिर हमने इसको रोक दिया, तो ये जितनी यहाँ से यहाँ तक आने में इसने गति की है, जो इसकी यहाँ से यहाँ तक आने में जो इसके पास में गतिज ऊर्जा थी वो यहाँ पर रोकते इसकी बदल गई स्थितिज ऊर्जा में। किस बदल गई? स्थितिज ऊर्जा में बदल गई। फिर हमने इसको क्या किया? वापस से इस हथौड़े को फिर से यहाँ पर इस प्रकार से पीटा। तो यहाँ पर देखो फिर से गति करना प्रारंभ कर दिया ना, इसका मतलब फिर से इसमें क्या आ गई? गतिज ऊर्जा हो गई। और कील के ऊपर जैसे यहाँ पर पूरी की पूरी मतलब कील के ऊपर हथौड़ा पड़ेगा तो हथौड़ा क्या करेगा? अपनी सारी की सारी जो ऊर्जा है वो किसको दे देगा? वो दे देगा कील को। ठीक है, कील की गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी और कील के पास में गतिज ऊर्जा आ जाएगी, कील गति करने लग जाएगा। और अगर जिस दिशा में फोर्स लगेगा उस दिशा में वो दीवार के अंदर या जहां पर भी लकड़ी वगैरह उसके अंदर धंस जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो हथौड़े को यहाँ पर ऊपर उठा रहे हैं, थोड़ी गतिज ऊर्जा, फिर स्थितिज ऊर्जा आ गई, फिर इसको यहाँ पर वापस से कील के ऊपर मारा तो फिर से गतिज ऊर्जा आ गई। मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा है वो कहते हैं। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा आपको समझ में आ गई होगी। यांत्रिक ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। इसके बारे में हमने कुछ 2-3 उदाहरण भी देख लिए थे, बाकी और भी उदाहरण होते हैं। ठीक है, बस आपको समझना है कि स्थितिज ऊर्जा कब आती है और गतिज ऊर्जा कब आती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे गतिज ऊर्जा के बारे में कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो देखते हैं, देखो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा है वो कहलाती है। ठीक है, कोई भी वस्तु है वो गति करती है और गति के कारण जो भी उसके पास में ऊर्जा आती है उसी को हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा हमें समझ में आ गई। कोई भी वस्तु गति करेगी तो उसके पास में आपको पूछ ले कोई भी वस्तु गति करी है तो उसके पास में कौन सी ऊर्जा होगी, तो आप वहां पर बोल दोगे जो भी वस्तु गति करेगी उसके पास में ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि गतिज ऊर्जा है तो गतिज ऊर्जा को हम निकालेंगे कैसे। मतलब किसी वस्तु की हमारे को गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा हम किस प्रकार से ज्ञात है वो करेंगे। तो किसी भी वस्तु की अगर आपको गतिज ऊर्जा या कोई सी भी ऊर्जा ज्ञात करनी है तो आपको, मैंने कल बताया था, आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको कार्य करना पड़ेगा। बिना कार्य के वहां पर आप ऊर्जा ज्ञात नहीं कर सकते हो। आपके पास में कितनी ऊर्जा है, आपके पास में कितनी एनर्जी है, इस बात का पता कब चलेगा, आपके शरीर को देखकर थोड़ी बता सकते हैं। कब पता चलेगा, जब आप कोई कार्य करोगे। अगर आप उस कार्य को अच्छे से कर लोगे इसका मतलब आपके पास में ऊर्जा थी, इस वजह से आपने उसको कार्य को किया है। नहीं कर पाओगे तो मतलब आपको वहां पर पता चल जाएगा कि आपके पास में ऊर्जा नहीं थी। कहने का मतलब ऊर्जा अगर हमारे को ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हमारे को किसकी आवश्यकता होगी, कार्य करना ही पड़ेगा। बिना कार्य के हम ऊर्जा ज्ञात है नहीं कर सकते। तो हमारे को सबसे पहले क्या ज्ञात करनी है, गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो देखो अच्छे से समझना है, कार्य का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, Fs cos थीटा या फिर Fs होता है। ठीक है, विस्थापन और बल एक दिशा में हो उसको ध्यान में रखना है और ऊर्जा बिल्कुल आसानी तरीके से आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर थ्योरी है, माना एक m द्रव्यमान की वस्तु, हम यहाँ पर क्या लेंगे, एक m द्रव्यमान की वस्तु लेते हैं। ठीक है, एक m द्रव्यमान की वस्तु याद क्या कर रहे हैं, हम याद कर रहे हैं गतिज ऊर्जा के बारे में। ठीक है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, वो चीज याद करें समझो। तो हमारे पास में एक m द्रव्यमान की वस्तु है। ठीक है, हो सकती है ना m द्रव्यमान की वस्तु। अब यहाँ पर मान लो इस m द्रव्यमान की वस्तु ये है, ये गति कर रही है। m द्रव्यमान की वस्तु है वो क्या कर रही है, गति कर रही है, रुकी हुई नहीं है। ये क्या कर रही है, गति कर रही है। तो इसका वेग मान लेते हैं यहाँ पर, इसका वेग, प्रारंभिक वेग, जो प्रारंभिक वेग है उसको u से प्रदर्शित करेंगे। प्रारंभिक वेग इसका क्या है, u है। एक m द्रव्यमान की वस्तु है जो प्रारंभिक वेग, इसको u को क्या बोलेंगे, प्रारंभिक वेग। ये क्या होता है, प्रारंभिक वेग। ठीक है, शुरुआत का वेग। तो इसका प्रारंभिक वेग मानना हमने क्या है, u है। प्रारंभिक वेग क्या है, u है। आप यहाँ पर एक एज्यूम करते चले जाओ कि एक गाड़ी चल रही है। ठीक है, गाड़ी का द्रव्यमान m है, ये गाड़ी है। ठीक है, गाड़ी चल रही है। यहाँ पर गाड़ी का जो प्रारंभिक वेग है वो मान लो 10 की स्पीड चल रही है। 10 की स्पीड मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, तो गाड़ी चल रही है, उसका 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी प्रारंभिक रफ्तार है। ठीक है, अब आपको क्या करना, आपको ज्ञात करनी है गतिज ऊर्जा। अब बताओ गतिज ऊर्जा किसके कारण आती है, गतिज ऊर्जा किसके कारण आती है, कोई भी वस्तु गति करती है तो इसका मतलब क्या, ये जो गाड़ी यहाँ पर या जो m द्रव्यमान की वस्तु है वो गति कर रही है तो इसका मतलब उसके पास में गतिज ऊर्जा है। हाँ, गतिज ऊर्जा है उसके पास में। ठीक है, तो हम इसको ज्ञात कैसे करें, तो अब ज्ञात करने के मैंने बोला कार्य करना पड़ेगा। अभी तो आपने कोई कार्य किया ही नहीं है, गाड़ी चल रही थी, यहाँ पर u वेग से चल रही थी, m द्रव्यमान था। अभी आपने कोई कार्य किया, यहाँ पर कोई बल लगाएगा नहीं लगाया आपने। तो फिर अब क्या करें, गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है तो क्या करें। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, अब आपको क्योंकि कार्य तो करना पड़ेगा, बिना कार्य के गतिज ऊर्जा ज्ञात नहीं होगी। गाड़ी चल रही थी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, आपको लगाना है उसके पीछे धक्का। क्या लगाना है उसके पीछे, धक्का। धक्का लगाने मतलब आपको लगाना है उस पर बल, और बल लगा के करना है क्या, आपको बल लगाकर उसमें वेग में वृद्धि करनी है। उसके वेग में क्या करनी है, वृद्धि करनी है। ऐसा क्यों करेंगे हम, क्योंकि जैसे ही गाड़ी के हम बल लगाएंगे तो इसका मतलब हमने कार्य करना शुरू कर दिया। ठीक है, और
वेग क्यों बढ़ाना है? क्योंकि हम क्या करेंगे, वहां पर बल भी लगाएंगे और साथ साथ में हम क्या करेंगे, वहां पर विस्थापन भी करना जरूरी है। तो इसका मतलब अगर विस्थापन करना है तो पहले से जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो विस्थापन हो रहा है वो विस्थापन करोगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। अरे मान लो आप गाड़ी के अंदर बैठ गए हो, फिर आप बोल रहे हो मैं बल लगा रहा हूं, तो फिर बल लगाने से क्या मतलब, आप कार्य ही नहीं कर पा रहे हो। आपको क्या करना है, बल भी लगाना है और साथ में विस्थापन भी करना है। तो इसका मतलब आपको जो विस्थापन है वो भी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जब आप इस पर बल लगाओगे और इसमें कुछ विस्थापन कर दोगे तो इसका वेग है वो क्या हो जाएगा, कम होगा, बढ़ेगा। आप बल लगा रहे हो, गाड़ी चल रही है स्पीड से, आपने और बल लगा दिया तो वेग बढ़ेगा घटेगा, वेग बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये m द्रव्यमान की वस्तु है, या जो भी m द्रव्यमान की जो भी यहाँ पर कोई भी मान लो गाड़ी मान लो आप, ठीक है। तो ये आ गई आपकी इस स्थिति पर, ठीक है, क्या पर आ गई इस स्थिति। मान लेते हैं इसका विस्थापन हो गया s, कितना विस्थापन हो गया, s विस्थापन हो गया। अब इसका वेग u ही रहेगा या फिर कुछ और होगा। गाड़ी का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगा, या फिर जब आप बल लगाओगे, ठीक है, तब कुछ वेग है वो परिवर्तित हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा या फिर कुछ बढ़ जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इसका वेग कुछ बढ़ गया तो हम यहाँ पर u नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे v। अब यहाँ पर v क्या है, v है अंतिम वेग, क्या है, अंतिम वेग। u क्या है, u है प्रारंभिक वेग, ठीक है। s क्या है, s है विस्थापन। देखो इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमने एक m द्रव्यमान की वस्तु दी जो नियत वेग u से चल रही थी, नियत वेग u मतलब प्रारंभिक वेग है। u क्या है आपका, प्रारंभिक वेग है। यहाँ पर हम शून्य भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि शून्य नहीं मान सकते हैं, ठीक है। मान लो शून्य भी मान के करते हैं तो एक m द्रव्यमान की वस्तु है वो क्या आपकी इस स्थिर अवस्था में। अब हमारे को क्या ज्ञात करना है, हमारे को ज्ञात करना है कि इसके पास में कितनी गतिज ऊर्जा आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर बल लगाएंगे, मतलब कार्य करेंगे, कार्य करके इसको कुछ दूरी पर विस्थापित कर देंगे। अब यहाँ पर समझो कि जब हम इस पर कार्य करेंगे तो बल लगाकर इसको कुछ दूरी पर विस्थापित करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, गति में आ जाएगी ना। तो गति में आ जाएगी तो इसका मतलब इसके अंदर क्या आ जाएगी, गतिज ऊर्जा आ जाएगी ना। अब यहाँ पर चूंकि हम कोई वस्तु लेंगे तो वहां पर वो तो रुक जाएगी, ठीक है। तो वहां पर वो सारी की सारी गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा में बदल जाएगी। इसलिए हम गाड़ी को यहाँ पर मान के चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि गाड़ी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ठीक है, शुरुआत से ही। तो फिर हमने उसको धक्का दिया, धक्का देने पर कार्य हुआ, इससे उसके पास में कुछ और गतिज ऊर्जा आ गई। किसकी वजह से आई, हमारे कार्य करने की वजह से। इसका मतलब जो हमने कार्य किया है अगर वो ज्ञात कर लें तो वही आपकी क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। समझ रहे हो ना यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। और फिर भी गाड़ी हमारी रुकेगी नहीं, तो जो गतिज ऊर्जा है, जो हमने दी है गतिज ऊर्जा, वो वापस किस में नहीं बदलेगी, स्थितिज ऊर्जा में नहीं बदलेगी, ठीक है। जब हम धक्का लगाना बंद कर देंगे तो जो गाड़ी की स्पीड है जो शुरुआत में थी, जैसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी, उसी रफ्तार से वापस चलने लगेगी। जैसे ही हम धक्का लगाएंगे गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि हम कार्य कर रहे हैं और हमारे कार्य करने से गाड़ी की गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। इसका मतलब हमारे कार्य करने से ही गाड़ी की गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। इसका मतलब अगर हम कार्य ज्ञात कर लेंगे हमारे द्वारा किया गया तो क्या ज्ञात हो जाएगी, हमारी गतिज ऊर्जा भी ज्ञात हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर बल। सबसे पहले कार्य की बात करते हैं, कार्य, ठीक है। अब मैंने एक आपको बताया, यहाँ पर हम क्या लगा रहे थे, बल लगा रहे थे। मैंने आपको जो पिछले वीडियो थे उसके अंदर बताया था कि जब भी आपका क्षैतिज दिशा में बल लगे तो उसका बल का मान क्या होगा, F बराबर ma। क्या होगा, F बराबर ma। और जब भी वस्तु क्या करती है, ऊर्ध्वाधर गति करती है, तब उस पर सीधा नीचे की तरफ बल कौन सा लगता है, F बराबर mg। ये 9th क्लास के अंदर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो जब भी वस्तु क्षैतिज दिशा में गति करेगी, इस प्रकार क्षैतिज दिशा में गति करेगी, तो उस पर जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, ma। एक क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण है। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन। हम यहाँ पर वेग में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही थी, अब मान लो 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तो 10 से 11 हुआ, वेग में परिवर्तन नहीं हो गया, वेग में परिवर्तन हुआ। और वेग में परिवर्तन होने वाली राशि जो समय के साथ वेग में परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर F बराबर होता है आपका ma। m क्या है, द्रव्यमान है। अब यहाँ पर कार्य की बात करते हैं तो कार्य W बराबर क्या हो जाएगा आपका, W बराबर F। अब बताओ यहाँ पर cos थीटा, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 0 डिग्री है। क्योंकि आपने विस्थापन भी इसी दिशा में किया है, बल भी आपका इसी दिशा में, तो मेरे को क्या cos थीटा लेना यहाँ पर जरूरी है भाई। थीटा का मान 0 डिग्री हो गया तो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर मैं सीधे लिख सकता हूँ W बराबर F(s). क्या लिख दिया, W बराबर F(s). अब देखो आगे, W बराबर F का मान रखो, F का मान है ma और इंटू s। अब क्या ये हमारा कार्य आ गया, नहीं, अभी हमारा कार्य है वो नहीं आएगा। अभी यहाँ पर हमारे कुछ और भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, एक का मान निकालना पड़ेगा। तो एक का मान क्या निकालोगे, देखो, क्योंकि हमने तो एक की तो कोई बात ही नहीं की थी ना, इसलिए हमें मान निकालना पड़ेगा। एक ही बात की थी यहाँ पर कहीं पर कि हम यहाँ पर ए में एक परिवर्तन कर रहे हैं, हम तो वेग में परिवर्तन कर रहे हैं। इसका मतलब हमारी जो कार्य किए गए कार्य उसमें वेग आना चाहिए ना, तो वेग कैसे लाएंगे, तो उसके लिए आपको आवश्यकता होगी गति की समीकरण होगी।
किसकी आवश्यकता होगी? गति की समीकरणों की आवश्यकता होगी। अब गति की कौन सी समीकरणों की आवश्यकता होगी? तो गति की हमने 3 समीकरण पढ़ी है। गति की 3 समीकरण पढ़ी है, कौन कौन सी? v बराबर u प्लस at, एक पढ़ी है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एक पढ़ी है u स्क्वायर बराबर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as। ये 3 समीकरण हमने पढ़ी है ना 9th क्लास के अंदर। तो v बराबर u प्लस at, v आपको पता अंतिम वेग, u क्या प्रारंभिक वेग, ये त्वरण t समय, s विस्थापन, u प्रारंभिक वेग t समय, ठीक है, ये पता हो गया। यहाँ पर भी वही हो गया। अब यहाँ पर आपको कौन सी समीकरण को यूज में लेके a का मान निकालना है। आपको करना क्या है? आपको निकालना है a का मान। क्या करना है? a का मान निकालना है। यहाँ पर a का मान रखना है, a का मान यहाँ से निकलेगा। अब a तो सब में है, देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो कौन से समीकरण का प्रयोग करके आप a का मान निकालोगे? तो उसके लिए देखो हमने यहाँ पर कहीं पर भी t का जिक्र किया है क्या? कहीं पर भी मैंने ये बोला है कि भाई इतने समय में इतना ये वेग परिवर्तन हुआ है? मैंने समय के बारे में बात की यहाँ पर? नहीं की मैंने समय के बारे में बात। लेकिन आप देखोगे तो पहली दूसरी समीकरण है उसके अंदर आपका t आ रहा है, लेकिन तीसरे समीकरण के अंदर t नहीं आ रहा है। इसका मतलब a का अगर हमारे को मान ज्ञात करना है, a का मान हमारे को ज्ञात करना है, तो हम कौन समीकरण का प्रयोग करेंगे? हम करेंगे तीसरे समीकरण का प्रयोग करेंगे। जब समय दे रखा है तो आप कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर बात क्या होगी? हमारे को a का ज्ञात करना है इस वाले समीकरण से। तो यहाँ पर लिखेंगे गति की, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये लिखना नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला निकाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, सूत्र निकाल रहे हैं गतिज ऊर्जा का। तो आपको ये नहीं लिखना है। तो गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से, तो गति का तृतीय समीकरण क्या है? गति का तृतीय समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as। किसका मान चाहिए आपको? यहाँ पर a का मान चाहिए। a का मान चाहिए तो यहाँ से a का मान निकाल लो। u स्क्वायर के साथ भेज दो तो v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर बराबर 2as। यहाँ से क्या आ गया? a का मान क्या आ गया? 2s नीचे भेज दो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2a बराबर क्या आ गया? सॉरी यानी s, ठीक है। और इनटू क्या गया? बराबर क्या गया? a। मतलब a का मान क्या आया? a का मान आया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2s। अब a का मान आप यहाँ पर रख दो, रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? w बराबर m इंटू क्या आ जाएगा? v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर बटा 2s और इंटू s कैंसिल हो गया। कैंसिल इस m को, क्योंकि ये पूरा कोष्टक के अंदर है ना, तो m इन दोनों से गुणा होगा तो w बराबर आ जाएगा क्या? आ जाएगा m v स्क्वायर माइनस m u स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा। यहाँ पर इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो w बराबर क्या हो जाएगा? हाफ m, दो नीचे सब दोनों को भेज दो, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। ये आ गया आपका कार्य जो आपने इसके वेग में परिवर्तन करने पर किया है, ठीक है। जब आपका वस्तु का वेग है वो u से v हुआ, तब आपने कितना कार्य किया? तब आपने कार्य किया w बराबर हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। v क्या अंतिम वेग, u क्या प्रारंभिक वेग। तो आपको क्वेश्चन भी ऐसे भी आते हैं, जरूरी नहीं है कि मतलब आपको गतिज ऊर्जा का सीधा ही फॉर्मूला दे, ठीक है। मतलब आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि जब आपने एक वस्तु का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 11 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया, ठीक है, तब आपके द्वारा कितना कार्य किया गया? तो आप फटाफट से वहां पर बोल दोगे भाई हमने इतना कार्य किया। यही कार्य आपका किस में संचित हुआ था? उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हुआ ना, तभी उसका स्पीड है वो क्या हो गई थी? 11 हो गई थी ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यही किए गए कार्य में क्या बोल सकता हूँ, किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा आपका गतिज ऊर्जा में। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? गतिज ऊर्जा लिख दूंगा। अब यहाँ पर देखो गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं ई के से। किससे? ई के से। ई के का मतलब क्या हो गया? गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर ये क्या है देखो, काइनेटिक, और ये ई का मतलब एनर्जी। ऐसे ऐसे हम प्रदर्शित करेंगे, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, इस प्रकार से के डॉट ई, ठीक है। ये भी आपकी गतिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर ई के वो किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पर ई के बराबर ये जो किया गया कार्य वो किस में संचित हो जाएगा? गतिज ऊर्जा में। बस डब्ल्यू की जगह हम क्या लिख देंगे? ई के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ई के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये आ गई आपकी गतिज ऊर्जा। अब मान लो आपको एक कंडीशन दे दी कि जो वस्तु का प्रारंभिक वेग है वो अगर शून्य हो, तो वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य हो तो u शून्य, तो u शून्य, तो हमारे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? अगर प्रारंभिक वेग शून्य हो, u बराबर 0 हो, तो क्या होगा? e के बराबर आ जाएगा आपका हाफ m v स्क्वायर।
क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो जितने भी लगभग जितने भी ज्यादातर जो कंडीशंस होती है ना, उसके अंदर हम जो वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या मानते हैं, शून्य मानते हैं, ठीक है। या क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर आपको दे रखा होगा कि वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, शून्य है आपका। तो आपको गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला यही याद रखना, ठीक है। ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है, ठीक है। ये तो आपका किया गया कार्य है, यही किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में संचित हो जाएगा, ठीक है। जब वेग आपका दोनों शुरुआती वेग कुछ हो, अंतिम वेग कुछ हो, और जब शुरुआती वेग ही 0 हो गया तो हम यहाँ पर इस प्रकार से फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, E के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। आपको क्वेश्चन के अंदर पता चल जाएगा, वो बोल देगा क्वेश्चन के अंदर कि प्रारंभिक वेग कितना था और अंतिम वेग कितना था। तो सीधी सी बात, आप कौन से फॉर्मूले का प्रयोग, प्रारंभिक अंतिम की बात हो रही है, अगर गतिज ऊर्जा पूछा तो ये लगा दोगे, और कार्य पूछा तो ये लगा दोगे। और अगर आपको यही बोल दे शुरुआत में कि जो वस्तु का प्रारंभिक वेग है वो आपका है 0, तो आपको ये फॉर्मूला प्रयोग में लेना है गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए। और यहाँ पर देख लो, गतिज ऊर्जा है वो किस पर निर्भर कर रही है, गतिज ऊर्जा निर्भर कर रही है केवल द्रव्यमान और उसके वेग पर, द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर कर रही है, बाकी पर निर्भर नहीं कर रही ना। तो गतिज ऊर्जा सदैव द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। वेग के कितना परिवर्तन है, जिसका ज्यादा वेग होगा, जिसके पास में ज्यादा वेग होगा उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा, जिसके पास में वेग कम उसके पास में उसकी गतिज ऊर्जा है वो कम होगी। तो ये हमने याद कर लिया। यहाँ पर आज है वो गतिज ऊर्जा के बारे में। देखो जो आपका 10वां चैप्टर है और जो ये 11वां चैप्टर है, इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल्स भी करते जाने हैं, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो कि ये हमारे को डाउट है, वो आपको क्लियर करवा दिए जाएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। 11th जो ये हमारा चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके अंदर भी न्यूमेरिकल्स है, कार्य से रिलेटेड है। आप जब बुक के अंदर देखोगे ना, तो बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे वहां पर, ठीक है। एग्जाम्पल भी मिलेंगे और पीछे के अंकित प्रश्न भी मिलेंगे, तो आपको उन सबको करना है, समझ रहे हो। तो ये हो गया हमारे गतिज ऊर्जा। बाकी का जो अगला अध्ययन में वो अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे।